तो बच्चों, मोस्ट वेलकम डबल समेशन की मास्टर क्लास 2 में। हमने मास्टर क्लास की सीरीज इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि हम टॉपिक्स को एकदम डिटेल में कवर करें जैसा हम अपने कोर्सेज में कवर करते हैं। ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं है कि मास्टर क्लास हम सारे टॉपिक्स की ला सकें, फिर भी आप कुछ टॉपिक्स कमेंट्स वगैरह में लिख के बताइए तो हम उनकी मास्टर क्लास लेके आएंगे। आपने जो पिछली मास्टर क्लास देखी उसमें आप समझ सकते थे कि टॉपिक्स किस डिटेल में हम लोग कवर करते हैं। जिनको ये डिटेल्ड प्रिपरेशन पसंद है वो हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं जो 11th 12th ड्रॉपर और प्रैक्टिस बैच चल रहे हैं हमारे, और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। फिलहाल हम मास्टर क्लास जो हमने बायनोमियल की बात कर रहे हैं में मल्टीपल समेशन की बात कर रहे हैं, डबल समेशन मल्टीपल समेशन, उस पर चलते हैं। पिछली इसकी मास्टर क्लास 1 में हमने ये वाली टाइप सीखी थी जिसमें ये वो वाले क्वेश्चंस थे जिसमें डबल समेशन का कोई एल्गोरिदम या फंडा काम नहीं आता था, आपको प्योर लॉजिक से करना होता था। और लास्ट वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। जिन बच्चों ने अभी तक वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो चाहे तो देख सकते हैं, पर आज के वीडियो के लिए उसमें उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो वो आप वीडियो ट्राई कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम इनको कवर करेंगे और इनको भी हम एब्सोल्यूट डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले भी इनको थोड़ा बहुत पढ़ा है फिर भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद नहीं पता चलेंगी और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने का मिलेगा और आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो चलिए, ये जो एल्गोरिदम बेस्ड डबल समेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमारे पास एक फिक्स तरीका होता है इनको क्वेश्चंस को करने का, इनके लिए हमें कुछ आंसर सिंगल समेशन के पहले से याद होने चाहिए। वो आंसर बायनोमियल या दूसरे चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के होते हैं जिसमें एपी जीपी इस तरह के फॉर्मूले होते हैं। बायनोमियल वाले सीरीज के कुछ फॉर्मूले होते हैं। मैंने उन फॉर्मुलों की लिस्ट यहाँ पे बना दी है। आपको ये फॉर्मूले समेशन आर स्क्वायर आर क्यूब समेशन एनसीआर आर एनसीआर ये सब फॉर्मूले अगर आपको याद है वेल एंड गुड, उससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर फॉर्मूले नहीं भी याद है तो भी एटलीस्ट आप एल्गोरिदम सीख लीजिए कि इनको हैंडल कैसे किया जाता है। फॉर्मूले आप इस स्लाइड का वापस स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। आइए चलते हैं मैट्रिक्स टाइप, क्योंकि एल्गोरिदम में हमने आपके सामने दो टाइप लिख के दिखाई थी। एज यू कैन वेरी वेल सी देयर वर टू टाइप्स रिटन, एक थी मैट्रिक्स टाइप और दूसरी थी लिमिट्स रीडिजाइन। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स टाइप को कवर कर रहे हैं कि मैट्रिक्स टाइप आखिर में खेल है क्या। अब चक्कर क्या है, मैट्रिक्स टाइप ऐसी चीज है कि दुनिया इसी को ही डबल समेशन पूरा समझ लेती है, जबकि हमारी लास्ट मास्टर क्लास ने साबित किया कि वो नहीं है। खाली मैट्रिक्स टाइप सीख के आप पूरे चैप्टर को किल नहीं कर पाए, पूरे कॉन्सेप्ट को किल नहीं कर पाएंगे। फिर भी चलिए मैट्रिक्स टाइप को ही कर लेते हैं। पर मैट्रिक्स टाइप में भी आप देखेंगे कि इसको भी पूरी तरह ढंग से नहीं किया जाता, इसलिए भी दिक्कत आती है, स्पेशली अच्छे क्वेश्चंस पे। अब ये मैट्रिक्स टाइप क्या होता है, ये हमें ये चार बेसिक टाइप्स हैंडल करने को सिखाता है। चार बेसिक टाइप्स आपके सामने हैं डबल समेशन की, जिसमें दो वेरिएबल हैं आर और एस। ये फंक्शन है आर कॉमा एस का, और पहले में आर और एस पर कोई कनेक्शन कुछ नहीं है, बस ये बोला गया आर और एस दोनों के दोनों जीरो से एन तक जा रहे हैं, यानी आर भी जीरो से एन तक जाएगा, एस भी जीरो से एन तक जाएगा। यानी लेट्स से आर वन हो गया एस टू हो गया तो एफ वन टू मिल जाएगा। तो आर और एस कुछ भी, आर छोटा हो सकता है, एस से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, डजंट मैटर। वहीं पर बी टाइप क्या है, उसमें आर और एस के बीच में उसने कनेक्शन दिया हुआ है। यू कैन वेरी वेल सी देयर इज अ कनेक्शन, आर इक्वल टू एस। सी टाइप है, उसने आर लेस देन एस बोला, और डी टाइप में आर लेस देन इक्वल टू एस बोला। तो ये चार बेसिक टाइप्स हम सीखते हैं, तो इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कर पाते हैं, और वो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए थोड़े से फेमस भी हैं। इनको हैंडल करना सीखते हैं सबसे पहले। और ये मत सोचिएगा कि ये अगर आपको आता है तो इस वीडियो की बाकी चीजें आपको आती होंगी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद आपको इसमें भी अटकाएंगी, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये चारों जो टाइप है ना, इनको लोग मैट्रिक्स फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि इस ग्रिड से रिप्रेजेंट हो जाता है। अब ये ग्रिड का क्या खेल है, ग्रिड और इसका क्या कनेक्शन है, मैं आपको बताता हूं। ये आर एक्सेस है, ये एस एक्सेस है। ये आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 2, 3, 4, 5, आर ऐसे वेरी कर रहा है। बेसिकली आर इक्वल टू 1 लाइन है, या आर इक्वल टू 2 लाइन है, या आर इक्वल टू 3 लाइन है, या आर इक्वल टू 4 लाइन है। वहीं पर एस वाली जो एक्सिस में एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 3, एस इक्वल टू 4, एस इक्वल टू 5, एस बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट है, आर एक्स कोऑर्डिनेट है। अब है क्या कहानी, इसका और इसका आपस में क्या कनेक्शन? कनेक्शन है कि देखिए, हर एक जंक्शन पे आर और एस का एक कॉम्बिनेशन होता है। वो कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप ऐसे इमेजिन कीजिए, वो जो फंक्शन की वैल्यू है यहां पर रखी हुई है। तो लेट्स से मैंने आपको चार डॉट ऐसे बना के दिखाए हैं,
तो यहां पर एक फंक्शन की वैल्यू रखी है, यहां पर एक फंक्शन की वैल्यू रखी है, यहां पर हमने प्लेस कर दिया, ऐसे रंगोली सी बना दी, रख दिए, हर एक जंक्शन पे एक एक फंक्शन रख दिया। अब कौन सा रख दिया, पहले तो पहचानिए यहां पर कौन सा फंक्शन रखा होगा, ये कौन सा होगा, इसमें आर की वैल्यू 4 है और एस की वैल्यू 2 है, तो ये एफ ऑफ 4,2 यहां पे रखा हुआ है। ऐसे ही ये से देखिए, आर भी 4 है, एस भी 4 है, तो ये एफ ऑफ 4,4 यहां रखा है। ऐसे इसको सोचिए यहां पर कौन सा रखा होगा, आर भी 3 है, एस भी 3 है, तो यहां पर एफ 3,3 और यहां पे आर 2 है, एस 4 है, तो एफ ऑफ 2,4, तो एफ ऑफ 3,3, एफ ऑफ 2,4, मतलब हर जगह एक फंक्शन रखा हुआ है पूरी ग्रिड पे। ऐसे ये 0 से n तक जाएगा, इधर भी 0 से n तक इधर भी जाएगा। अब सवाल उठता है ए टाइप में ये कौन कौन से डॉट्स, पिंक डॉट किस किस में आएगा, एफ ऑफ 4,2, एफ ऑफ 4,2 में आर बड़ा है एस से, वो यहां आ सकता है बिल्कुल, तो पिंक डॉट पहले वाले में आ सकता है, इसमें आ सकता है आर इक्वल टू एस में नहीं, आर लेस देन एस में नहीं, आर लेस देन इक्वल टू एस में नहीं, तो पिंक डॉट सिर्फ इधर ही आ सकता है, यानी ये वाला जो फंक्शन होगा का वैल्यू होगा वो सिर्फ इसको मिलेगा ऐड होने के लिए। व्हाइट डॉट को देखते हैं, 4,4, तो आर और एस इक्वल है, इसमें हो सकता है, बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, इसमें तो होना ही चाहिए इक्वल, इसमें आर लेस देन एस है तो इसमें व्हाइट डॉट नहीं आएगा, इसमें व्हाइट डॉट आएगा क्योंकि आर लेस देन इक्वल टू एस है, तो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ब्लू डॉट को देखिए जरा, एफ 3,3 वापस वही है, तो ब्लू डॉट भी इधर 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 आ सकता है। पर्क पर को देखिए, एफ ऑफ 2,4, इसमें आर 2 है, एस 4 है, 2 4 से छोटा है, तो आर लेस देन एस है, इसको चलेगा, इसको नहीं चलेगा क्योंकि इसको आर इक्वल टू एस चाहिए, इसको चलेगा और इसको भी चलेगा, लेस देन इक्वल टू चाहिए ना। तो यहीं पर देख के ना कई लोग ये समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा जो ए टाइप है उसके अंदर तो सारे ही चले जाएंगे, हर पॉइंट जो इस ग्रिड पे होगा वो ए टाइप में तो होगा ही होगा, यानी ए टाइप ये पूरी ग्रिड है। वहीं पर बी टाइप में वो वाले डॉट्स होंगे जहां पर आर और एस इक्वल, मतलब ये वाले इधर। सी टाइप में ये पर्पल आ रहा है जब आर एस से छोटा है, और डी टाइप में क्या होगा, इसी चीज को समझते हैं इस तरीके से कि ए टाइप तो ये कहना चाह रही है कि जितने भी पॉइंट पूरे ग्रिड पर पॉइंट्स फैले हुए हैं उस हर जगह जो फंक्शन की वैल्यू होगी उन सबको ऐड करना है, क्योंकि ए में वो सारे आते हैं, करेक्ट। बी को देखते हैं, बी में आर इक्वल टू एस बोला है, तो वही उनके बारे में बात कर रहा है जब आर और एस इक्वल है, और वो बेसिकली इस डायगोनल पे होंगे, ये सब, इनको ऐड करने की बात कर रहा है बी टाइप, सिर्फ इनको। वहीं पर सी टाइप को देखें, आर लेस देन एस है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट छोटा होना है, वाई कोऑर्डिनेट बड़ा होना है, तो ये वो सारे पॉइंट होंगे जो इस डायगोनल के ऊपर होंगे, ये वाले। इन सब पे देख लीजिए, जैसे ये वाला पॉइंट देख लीजिए, एफ ऑफ 1,4 है, आर छोटा है, एस बड़ा है, इन सब में आर छोटा होगा, एस बड़ा होगा, बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स लेस देन वाई, ये एक्स लेस देन वाई। और डी क्या होगा, डी में आर लेस देन और इक्वल टू एस था, तो डी में आर लेस देन और इक्वल टू एस होने की वजह से ये तो होंगे ही होंगे, ये सब तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा जो डायगोनल है वो भी अलाउ होगा क्योंकि इक्वल टू एस भी अलाउड है। तो ऊपर वाला डायगोनल, ऊपर डायगोनल के ऊपर वाले, ये जो वाई इक्वल टू एक्स डायगोनल है या आर इक्वल टू एस जो डायगोनल है, इसके ऊपर वाले और ये मिला के ये खुद, ये डीप पार्ट होगा। तो यहां तक हमें समझ में आता है, अच्छा इस ग्रिड के अंदर ही बैठे हैं ये एबीसीडी, तो हमको निकाले कैसे, मतलब क्या थॉट क्या करें, मतलब बेसिक आइडिया ये, ए तो पूरी ग्रिड है, बी जो है डायगोनल है, सी डायगोनल के ऊपर है, और हम इस वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स में वो वाला डायगोनल होता है ना, वो नहीं, हम इस बार इसकी बात कर रहे हैं, और डायगोनल प्लस अबव डायगोनल ये। तो देखो यहीं पे सबसे पहली चीज डिकोड हो जाती है कि इसको तो अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये डायगोनल प्लस अबव डायगोनल, यानी बी और सी को जोड़ दूं तो डी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यही रिलेशन मिल गया कि डी वाला पार्ट निकालने के लिए ना अपने को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को बी और सी निकालने और उनको ऐड कर देना है, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो मजा आ गया, डी का तो टेंशन ही खत्म हो गया। अच्छा वहीं पर बी में देखो, बी में आर और एस इक्वल थे,
ये हमने पिछले वीडियो में भी दिखा था कि जब आर और एस इक्वल होते हैं, उनके बीच में कनेक्शन होता है, तो उनको के अज्यूम कर लो। तो आर इक्वल टू एस इक्वल टू के माना, तो एफ ऑफ के कॉमा के, क्योंकि आर और एस दोनों ही के, और के जो है 0 से n चला जाएगा। तुम खुद देख सकते हो इसमें F00, F11, F22, F33 ये सब ऐड होंगे, वो सब वही डायगोनल वाली है। तो ये आराम से एक सिंगल समेशन में कन्वर्ट हो गया, तो बी भी बड़े आराम से हो जाएगा। ये सिंगल समेशन का क्वेश्चन बन गया कि बस इससे जो आंसर आएगा उसी का समेशन करना है, के इक्वल टू 0 to n। ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। वहीं पर ए के बारे में देखो, ए में पूरी ग्रिड आती है, तो ग्रिड में पहले हम r इक्वल टू 0 to n और फिर बाद में s इक्वल टू 0 to n भी कर सकते हैं, या फिर पहले s इक्वल टू 0 to n और फिर r इक्वल टू 0 to n भी कर सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों कर सकते हैं भाई? ये तो पक्का पता है हमें कि ग्रिड में r भी 0 to n जा रहा है और s भी 0 to n जा रहा है, पर पहले r को ऐड करके फिर s को ऐड कर लें, क्योंकि ध्यान दीजिए फर्क होता है। जब हम पहले इसका समेशन करेंगे तो इसमें r इज द वेरिएबल, s इज अ कांस्टेंट, s कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, फिर बाद में आके ये वाला अटैक करेगा। इसमें पहले s इज द वेरिएबल, r इज द कांस्टेंट, और फिर बाद में r वाला अटैक करेगा। तो फर्क तो है, पर फिर भी आंसर वो कह रहा है सेम आ जाएगा। क्यों आएगा उसका रीजन समझते हैं। रीजन बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक छोटी सी ग्रिड बनाई है हमने, 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 2 2 की। अब अगर वो पहले r वाले ऐड करता है 0 से 2, तो देखो कौन कौन से ऐड कर रहा है वो। f ऑफ r को वो 0 डाला, तो r उसने 0 पे ले लिया। अगर इफ r इज 0, तो वो क्या करेगा, r 0 1 2 वेरी कर रहा है और s एक फिक्स्ड है। तो लेट्स से s इक्वल टू 0 पे बात हो रही है, तो उसने पहले कौन से लिए जाएंगे, f ऑफ 0 0, फिर f ऑफ s उसने 0 पे फिक्स किया है, r लेकिन 1 जा सकता है फॉर अ पर्टिकुलर, ऐसे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, f ऑफ 2 0। ये ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं। फिर जब s को वो 1 लेगा तो ये वाले ऐड हो जाएंगे, s को वो 2 लेगा तो ये वाले ऐड हो जाएंगे। तो जब तक ये वाला समेशन अपना काम करके खत्म करेगा, आपको ऐसे 3 रेक्टेंगल मिल जाएंगे कि यार ये वाला रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि आपको s की फॉर्म में मिल रहा है ना। वो ऐसे देगा कि ये जो आंसर आ रहा है ये s की फॉर्म में आएगा, और ये आंसर में s का एक फंक्शन होगा जो s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 2 पे 3 आंसर देता होगा। फिर आप s से बोलोगे चल अब ये तीनों आंसर और ऐड कर दे, तो आपको कंप्लीट ग्रिड मिल जाएगी। तो पहले आपने हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल से ऐड, पहले हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का आंसर, फिर ऊपर वाले रेक्टेंगल का आंसर, फिर ऊपर वाले रेक्टेंगल का आंसर निकाला, और फिर सारे रेक्टेंगल्स आपस में ऐड कर दिए, तो पूरी ग्रिड मिली जानी है। ये दूसरा काम करेगा। इसमें पहले s ऐड होगा, मतलब s को चेंज करा जाएगा r को फिक्स रख के। तो लेट्स से r की वैल्यू 0 कर दी, फिर s जाएगा 0 1 2, तो f0 0 f0 1 f0 2, यानी ये इसको ये वाला रेक्टेंगल मिलेगा, फिर इसको ये वाला रेक्टेंगल मिलेगा, फिर इसको ये वाला रेक्टेंगल मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं तीनों रेक्टेंगल आएंगे, इन तीनों को ऐड करके फिर आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो खेल कुछ नहीं है कि आपको पूरी ग्रिड का आंसर निकालना है। तो ग्रिड में पहली रो प्लस दूसरी रो प्लस तीसरी रो, मतलब पहली रो के सारे एलिमेंट ऐड करके पहली रो का आंसर, दूसरी रो के सारे एलिमेंट ऐड करके दूसरी रो का आंसर, तीसरी रो के सारे एलिमेंट ऐड करके तीसरी रो का आंसर, और फिर रोज के आंसर को ऐड कर लूं तो ग्रिड आ जानी चाहिए। या फिर पहले कॉलम के सारे ऐड करके एक आंसर, दूसरे कॉलम के सारे ऐड करके एक और आंसर, तीसरे कॉलम के सारे ऐड करके एक और आंसर, और फिर इनको ऐड कर लो तो टोटल आंसर आ जाना चाहिए। तो वो यही कहता है कि भाई आप आराम से ना, पहले चाहे आर से कर लो फिर बाद में एस से कर लेना, फिर या पहले एस से कर लो आर से कर लेना, अल्टीमेटली तो ग्रिड सेम ही आ रही है। तो दोनों में से किसी से कर लो, जो इजी है उससे आंसर निकाल। तो ए को निकालने के लिए दोनों में से कहता है कुछ भी लगा लो। परंतु इसमें एक ट्रैप है जो हम इस वीडियो में आगे बताते हैं कि भाई चक्कर क्या है। ऑल्दो काफी इनोसेंट चीज लगती है कि हाँ हाँ इसमें क्या ट्रैप होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या ही कह रहे हो आप, पहले ऐसे 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 ऐड कर रहे हो, फिर सबको ऐड कर रहे हो, फिर ऐसे 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 ऐड कर रहे हो, तो इसमें गलत हो ही क्या सकता है, सब सही तो जा रहा है। पर ट्रैप है, विल टॉक अबाउट इट। फिलहाल हमने ए के लिए एक फंडा सीखा कि पहले आर को कर लेंगे फिर एस को कर लेंगे, या पहले एस को कर लेंगे फिर आर को कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बी के लिए वो सीख लिया, के सब्स्टिट्यूट करके वो आंसर आ जाएगा। डी को तो हमने बोल ही दिया बी प्लस सी से आ जाएगा। बच गया सी। सी को कैसे हैंडल करें, हाउ टू हैंडल सी, सी नहीं सीखा अभी, तो सी को सीखते हैं।
सी के बारे में बात हो रही है, तो सी ये ऊपर वाला सैंडविच था, ये डायगोनल नहीं है इसमें, बस ऊपर वाला सैंडविच है। अब देखो दो सिनेरियो होते हैं, ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ आर कॉमा एस, यहां पर ये रोल प्ले करता है। अगर एफ ऑफ आर कॉमा एस आपका एफ ऑफ एस कॉमा आर है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कोई ऐसा फंक्शन है बड़ा अच्छा, जैसे एनसीआर एनसीएस। अब ये फंक्शन है, इसमें आर और एस इंटरचेंज कर दूं तो नया जो फंक्शन आएगा वो यही आएगा, एनसीएस एनसीआर। और आपको पता है दोनों तो सेम ही है। तो अगर ऐसा है तो पता है क्या कहानी होगी, तो इसका मतलब जो एलिमेंट यहां होगा, लेट्स से ये आर इक्वल टू 0 1 2 और एस इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट है एफ ऑफ 2 4, करेक्ट। और यहां पर एक और पॉइंट होगा एफ ऑफ 4 2। ये दोनों सेम आंसर दे रहे। अब सेम आंसर देने की वजह से क्या होगा भाई, सेम आंसर देने की वजह से ये होगा कि अगर ये वाला पॉइंट इसका आंसर देना चालू कर दे, ये दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट ये वाला आंसर देना चालू कर दे, मतलब एफ ऑफ 1 5 इज सेम एज एफ ऑफ 5 1, मतलब हर ये वाला पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इधर एक इमेज होगी वो दोनों आंसर सेम दे रहे हैं। मतलब इधर अगर इधर इस पॉइंट पे वैल्यू 5 आ रही है तो इधर भी 5 आ रही है, इधर अगर 2 आ रही है वैल्यू तो इधर भी 2 आ रही है। ऐसा काम हो रहा है। तो पता है क्या होगा, ऊपर वाले सैंडविच का आंसर सी है तो नीचे वाले सैंडविच का आंसर भी सी होगा ऐड करके, और ये डायगोनल बीच में अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए टाइप इज नथिंग बट सी प्लस बी, सी टाइप प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसका आंसर भी सी ही आएगा। और ऐसा हम सिर्फ इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये सिमिट्री आ गई, ये ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें एस और आर इंटरचेंज करके वैल्यू सेम मिल रही है। तो ऊपर वाला डायगोनल के ऊपर वाले और डायगोनल के नीचे वाले सेम आंसर देना चालू कर दिए। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं ए इज नथिंग बट सी प्लस बी प्लस सी, जिसमें ये वाला सी ऊपर वाला है ट्राइंगल, ये सी नीचे वाला ट्राइंगल है, और ये बी है ये डायगोनल है। तो इससे क्लियरली पता लग गया कि सी का आंसर a माइनस बी बाई 2 होगा। तो अगर बाई चांस सिमिट्री मिल जाए तो हम मचा सकते हैं, यानी सी निकालने के लिए बस ए और बी निकालना आना चाहिए। तो देखा जाए तो अगर सिमिट्री है एफ ऑफ आर कॉमा एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस कॉमा आर, तो ए बी सी डी में से सीखना सिर्फ ए और बी है, डी तो उसी से निकल जाएगा बी प्लस सी से, और सी निकालने के लिए ए माइनस बी बाई 2 कर देंगे। तो निकालना तो अपने को वही है, क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। पर ध्यान रखिए ऐसा जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में होगा। जैसे ये एक फंक्शन ये है एनसीआर 3 की पावर एस, अब इसमें आर और एस में अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो वो ऐसा बन जाएगा एनसीएस 3 की पावर आर। नाउ दिस इज नॉट सेम, अलग अलग फंक्शन है ये। तो ये वाला केस आएगा। उधर क्या करोगे, तो उधर तीन हमारे पास जो फंडे होते हैं लिमिट्स रीडिजाइन करने का, स्वैपिंग का, या वो कई बार हो सकता है वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाता है कि उसमें डबल समेशन लग ही नहीं रहा है, सिंपली नॉर्मली हो जाएगा, जो हमने पिछली वीडियो में बात की। पर इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, पहुंचते हैं उस तक। पहले इसको समझ लेते हैं इनको कैसे किल करना है। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, लुक एट दिस, आर एस एनसीआर एनसीएस का समेशन करना, और ये कौन सी टाइप है जरा पहचानो, व्हाट इज दिस टाइप, ये ए टाइप है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, समेशन आर इज इक्वल टू 0 to n, एस इज इक्वल टू 0 to n, आर एस एनसीआर एनसीएस। अब ये समेशन एस का है तो एस इस दुनिया का राजा है, आर और एनसीआर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, उनको बाहर ही खींच लो। अब जिन लोगों को इनके आंसर्स याद है बहुत अच्छी बात है, बाइनोमियल में थोड़े आंसर्स याद होने चाहिए। इसका आंसर आएगा n 2 की पावर n-1, और फिर इसका आंसर वापस आएगा, अब ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा इसकी दुनिया में, तो इसका भी आंसर वापस n इंटू 2 की पावर n-1 आ जाएगा। तो आंसर n स्क्वायर 2 की पावर 2n-2 आंसर होगा शायद पहले वाले का। आप खुद समझिए कि हमने एस वाले को अंदर रखा, आर वाले को बाहर रखा, तो एस वाला अटैक करेगा,
तो ये आर है, इसके ऊपर इसका कोई रोल नहीं है, तो ये आर जंप कर जाएगा बाहर। ऐसे ये भी बाहर जंप कर जाएंगे। जंप करने के बाद ये इस फॉर्म में बन गया, तो ये वाला समेशन का आंसर ये आ गया। अब ये कांस्टेंट है और ये वाला समेशन ऐड कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर जंप कर जाएगा, फिर इसका आंसर आएगा। इसका आंसर ये है। आपको ये पता होना चाहिए, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू n आर एन सी आर का आंसर n टू की पावर n माइनस 1 होता है। नहीं पता है कोई बात नहीं, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, बट ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। और ये ध्यान रखो, ये इसका ए टाइप था। इसको देखते हैं बी वाले को, इसको कैसे हैंडल करें, हाउ टू हैंडल बी टाइप। अब बी टाइप हैंडल करने के लिए इसने r इक्वल टू एस दिया हुआ है, इट हैज ऑलरेडी गिवन r इक्वल टू एस, तो अपने को ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। r इक्वल टू एस इक्वल टू के ले लो, समेशन k गोज फ्रॉम 0 टू n, और r और s दोनों की जगह k डाल दो। इससे वापस एक बायनोमियल का समेशन बना, जिसका आंसर अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो डिराइव करना। n स्क्वायर 2n माइनस 2 सी n माइनस 1 आ जाता है। तो ये बी टाइप भी हो गया बड़े आराम से, कोई ऐसा कुछ खेल था भी नहीं, मजा ही आ गया। अब बात करते हैं इसकी, ये कौन सा टाइप है, 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 ये है सी टाइप। दिस इज योर सी टाइप। अच्छा, अब सी टाइप करने के लिए हम फिर सोचते हैं कि काश ये अंदर वाला चीज वही सिमेट्रिकल हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो चेक कर लेते हैं, ये फंक्शन है, ये एफ आर कॉमा एस है। व्हाट अबाउट एफ एस कॉमा आर, क्या होगा, वो होगा एस आर एन सी एस एन सी आर, जिसको रीअरेंज कर दो तो यही बन जाएगा, वही है एफ ऑफ आर कॉमा एस ही है। तो मजे की बात है, सिमेट्री आ गई है, तो सीधा आंसर a माइनस बी बाई 2 है, खत्म। a कितना निकला था, n स्क्वायर 2 की पावर 2n माइनस 2 निकला था शायद, और b टाइप क्या निकला था, n स्क्वायर 2n माइनस 2 सी n माइनस 1 अपॉन 2, खत्म। c भी निपट गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा। और फिर शायद एक ये भी बच गया, ये कौन सा पहचानो, पहचान ही लिया होगा भाई, ये डी टाइप है। अब डी कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, डी तो वैसे ही निकल जाएगा, बी टाइप प्लस सी टाइप, दैट्स इट। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता डी, वो ये कहता है अच्छा अपन तो बी प्लस सी है, काम हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। अब एक आध कुछ क्वेश्चन और ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी टाइप है ये डी टाइप है, तो हमें करना क्या होगा, हमें b प्लस सी निकालना होगा। अच्छा, अब c निकालने के लिए क्या ये फंक्शन में r और s इंटरचेंज करूं तो ये फंक्शन चेंज होगा, s एन सी आर प्लस r एन सी एस, ये वापस यही फंक्शन आ जा रहा है। तो c कुछ नहीं है, a माइनस बी बाई 2 है, तो अपने को बस a प्लस बी बाई 2 करना है, बस। अब कैसे भी a और b निकालने हैं। अब a कैसे निकालें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे आर एन सी एस प्लस एस एन सी आर, अब इसको कैसे हैंडल करें, इसको हैंडल करने के लिए तरीका बहुत सिंपल है, आपने पहले इस समेशन से अटैक कराना है। तो जब ये समेशन अटैक करेगा, बाहर वाला समेशन तब तक बैठा हुआ वेट कर रहा है कि जब भैया अपना काम कर देंगे तब मैं जाऊंगा। अब ये अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, ये पहले इस टर्म पे समेशन लगेगा, फिर इस पे लगेगा, इस पे जब समेशन लगेगा तो आर बाहर आ जाएगा और समेशन
s इक्वल टू 0 टू n NCS हो जाएगा, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो NCR बाहर आ जाएगा, समेशन s इक्वल टू 0 टू n s आ जाएगा। ये देखिए, अब आगे क्या, आगे कुछ नहीं, फंडा बहुत सिंपल है, ये अभी भी बाहर वेट कर रहा है, ये r है, इसका आंसर क्या होता है, बायनोमियल पढ़ा है तो इसका आंसर 2 की पावर n होता है, ये अभी भी बाहर बैठा है यहां पे, और इसका आंसर क्या होगा, ये s इक्वल टू 0 टू n तक का समेशन है, ये 0 प्लस 1 प्लस 2 टिल n है, ये AP बन रहा है, तो n इंटू n प्लस 1/2। अब r भाई साहब आएंगे कि अब हम अटैक करेंगे, अब r कैसे अटैक करेगा, वो ऐसे करेगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n। अब देखो पहली वाली जो टर्म है उसमें 2 की पावर n बाहर और ये, और वहीं पे दूसरी वाली टर्म देखो क्या होगा, दूसरी वाली टर्म में n इंटू n प्लस 1/2 बाहर, और ये इसका समेशन हो जाएगा, विच विल बी 2 की पावर n। अब ये वापस एक AP बनेगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 टिल n, और इधर तो आई थिंक ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर, पर ये ए टाइप का आंसर है, बी टाइप भी निकालना है। अब इसका बी टाइप कैसे निकलेगा, बी टाइप देखिए, बी टाइप में करना क्या होगा, बी टाइप में हमें कुछ नहीं करना है, के को ही 0 टू n लेके जाना है, और r और s दोनों की जगह k डालना है। तो वो क्या था, RNCS था, तो KNCK प्लस SNCR KNCK, which is nothing but summation k is equal to 0 to n twice of KNCK। अब ये अगर बायनोमियल पढ़ा है तो इसका फॉर्मूला आपने को पता हो, मैंने उन लिस्ट में लिखा है, तो ट्वाइस n 2 की पावर n माइनस 1, which comes out to be n into 2 की पावर n। तो कोई पूछे भैया उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, वो जो क्वेश्चन हमने जहां से शुरुआत की थी, we started from which question, we started from this question, yes, this was the question that we have to do, जिसका आंसर a प्लस b बाई 2 होगा, तो सीधा a और b को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो आंसर इज 2 की पावर n इंटू n प्लस 1, which is was the answer of a, plus b is n 2 की पावर n by 2। तो एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन इजी दिखते हैं क्योंकि हाँ उनका एक सेट पैटर्न है, अगर आपने को फॉर्मूला याद है तो निबट जाएंगे। अब ये वाला एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना, ट्राई दिस इन दी होमवर्क, और इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो सब लोग एक बार ये देख लो कि हमने RNCR SNCS इसका हमने को पूरा काम कर दिया, इसको पकड़ लिया, हैंडल कर लिया, परफेक्ट। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो ये कौन सी टाइप है पहचानो, इसमें भी S1 से 100 जा रहा है, R भी 1 से 100 जा रहा है, और tan इनवर्स R बाय S का एडिशन करना है। अब ये क्वेश्चन कैसे करें यार, आमतौर पे अभी तक ऐसा हो रहा था कि जब हमने ए टाइप में पहले वाला समेशन अटैक करता था तो वो कुछ बन जाता था। देखो यही तो हो रहा था, जब ये पहला वाला आके अटैक करता था, ये पहला वाला, तो ये देखो कुछ ना कुछ बन जा रहा था, हम उसका आंसर निकाल पा रहे थे। इसमें जब पहला वाला आके अटैक करेगा ना, ये आके अटैक करेगा, तो बड़ी अजीब सी सीरीज बनेगी भाई, tan इनवर्स R बाय 1 प्लस tan इनवर्स R बाय 2 प्लस tan इनवर्स R बाय 3 प्लस tan इनवर्स R बाय 4। उसका कहाँ हमने पढ़ा हुआ है यार, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ हो तो यहीं पर लोग अटकते हैं यार, ये तो हो ही नहीं रहा, अब क्या किया जाए, क्या दिमाग लगाया जाए। तो यहाँ पे है ए टाइप, बट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट डायरेक्टली, बिकॉज जो पहला वाला समेशन है वो अटैक करके इसको सॉल्व कर नहीं पा रहा है, तो दूसरा वाला भी बाहर खड़ा हुआ देख ही रहा है कि हम क्या करूंगा।
तो लोग इसमें एक फंडा लगाते हैं जिसे हम उल्टा पुल्टा जुगाड़ बोलते हैं या स्वैपिंग लिमिट्स बोलते हैं, और लोग उस जुगाड़ को लगाते हैं। उसका रीजन नहीं पता कि क्यों है, पर उसमें एक ट्रैप है, इसलिए ट्रैप में फंसने का चांस है। आइए उसके ऊपर जरा समझते हैं। लॉजिक ये है इसका कि ये फुल ग्रिड है जिसको हमें ऐड करके निकालना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में tan इनवर्स r बाय s था, तो यहीं पे 0 to n ऐसी 1 to 100 या कुछ भी लिमिट है, पूरी ग्रिड का आंसर निकालना है। तो ग्रिड को वैसे ही अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स निकाल के फिर ऐड करके निकालूं या वर्टिकल रेक्टेंगल्स ऐड करके निकालूं, तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो इसका मतलब पहले r करूं फिर s करूं या पहले s करूं फिर r करूं, तो आंसर सेम ही आ जाना चाहिए। और आंसर अगर सेम आ जाना चाहिए तो एक काम करो, दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, क्योंकि दोनों सेम आंसर देंगे, क्योंकि अपने को यही निकालना है। अब इससे लगता है कि फायदा क्या हुआ भाई, ये भी नहीं निकाल पा रहे थे पिछले क्वेश्चन में, ये भी नहीं निकाल पाएंगे। जब हम दोनों नहीं निकाल पाएंगे तो क्या फायदा हुआ। और ऐसा भी नहीं कि हम इस समेशन को कुछ कंबाइन कर देंगे, क्योंकि ध्यान दो, समेशन तब कंबाइन होंगे जब यहां पर एकदम सेम होगा। अब इसमें पहले r अटैक कर रहा है फिर s अटैक कर रहा है, इसमें पहले s अटैक कर रहा है फिर r अटैक कर रहा है। अब क्या करें। तो फंडा ये है कि यस, इसका एक बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है कि यहां और यहां हम इनको कंबाइन अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले s अटैक करेगा फिर r अटैक करेगा, इसमें पहले r अटैक करेगा फिर s अटैक करेगा। हम इसी चीज को सही करते हैं। कैसे भाई, r और s वेरिएबल के नाम ही तो है ना, तो नाम जरा चेंज कर लो। कैसे चेंज कर लो भाई, r की जगह p लिख दो, s की जगह q लिख दो, डमी नाम है। और आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये जो आंसर आएगा और ये जो आंसर आएगा ये सेम ही आएगा, कोई नया काम नहीं किया हमने। हमने बस नाम नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया। मतलब अगर किसी चीज का समेशन कर रहा हूं और उसमें जो वेरिएबल है वो लेट्स से k है, तो समेशन ऑफ फंक्शन जिसमें मैंने वेरिएबल k ले रखा है k इक्वल टू 1 to 10, और k की जगह मैं नाम कुछ और रख दूं, p रख दूं, समेशन वेरिएबल p इक्वल टू 1 to 10 रख दूं और k की जगह p लिख दूं मैं सब जगह, तो क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये इसके इक्वल होगा। अच्छा, अब अगर डमी वेरिएबल चेंज कर ही रहे हो तो वापस कर दो, इस बार p की जगह s लिख दो और q की जगह r लिख दो। तो जैसे ही आप ये करोगे वापस ये जो इस बार जो ये समेशन बनेगा ये दोनों में सेम ही बन गया, देखो। पर अंदर वाली चीज उल्टी हो गई, एफ आर कॉमा एस और ये एफ एस कॉमा, ये अलग हो गया। ये सेम बन गया पर उसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ा, तो ये एफ एस कॉमा आर हो गया। और जब आप जैसे इसको ऐड करके अपॉन 2 करोगे तो होता क्या है, कभी कभी ये बहुत अच्छा कुछ आ जाता है ऐड करके। बाई चांस कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें एफ एस कॉमा आर और एफ आर कॉमा एस ऐड करके बड़ा ही खूबसूरत चीज बन जाता है। इसी को हम उल्टा पुल्टा जुगाड़ कहते हैं और फिर वो एडिशन हो पाता है। तो मतलब कहानी ऐसी है कि अगर वो सीधा सीधा नहीं हो रहा है तो उसमें फंक्शन को उल्टा कर दो, आर और एस इंटरचेंज कर दो और फिर ऐड करके अपॉन 2 कर दो, तो वो दोनों आपस में ही कुछ कटवट के मर जाएंगे और फिर आंसर अच्छा आ जाएगा। जैसे इधर देखो, यही क्वेश्चन है, हमें tan इनवर्स r बाय s का एडिशन करना है, तो वैसे तो हो नहीं पा रहा, तो यहीं पे लगाते हैं हम उल्टा पुल्टा जुगाड़ अपना। उल्टा पुल्टा जुगाड़ क्या कहता है, ये ए टाइप है, ए टाइप निकालने के लिए फंक्शन इसमें r और s इंटरचेंज करके दोबारा लिखो और ऐड कर दो और बाहर 1/2 कर दो। ये f ऑफ r कॉमा s है और ये f ऑफ s कॉमा। ध्यान रखिए, ये उल्टा पुल्टा जुगाड़ एक्चुअली वो लिमिट्स वगैरह स्वैप करने के बाद बना है। क्यों बना है, हमने स्टार्टिंग में तो यही कहा था कि भाई ये और ये बहुत ऑब्वियस है कि हाँ ये दोनों तो हो ही सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, इसमें पहले वर्टिकल रेक्टेंगल हो रहे हैं फिर उनको ऐड कर रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल हो रहे हैं फिर उनको ऐड किया जा रहा है। और हमने नाम चेंज करते करते अल्टीमेटली पहुंच गए कि समेशन तो एक ही है, पर एफ ऑफ आर कॉमा एस और एफ ऑफ एस कॉमा आर होगा, तो अपने आप ये काम हो जाएगा। जैसे r इक्वल टू 0, इसके लिए r को 0 करेगा, यानी कॉलम देना चालू कर देगा, और इसमें r0 जो है ना, देखो सेकंड टर्म 0 कर रहा है, सेकंड टर्म 0 कर रहा है, तो वो रो देना चालू कर देगा। तो ये कॉलम वाइज ऐड करेगा, ये रो वाइज ऐड करेगा। अब कॉलम वाइज ऐड किया प्लस रो वाइज ऐड किया और उनको बाद में कंबाइन करके अपॉन 2 कर दिया, तो आंसर आ जाना चाहिए। दैट इज द लॉजिक दिस वांट्स टू से। तो यही काम हम यहां पे कर रहे हैं, एफ ऑफ आर कॉमा एस प्लस एफ ऑफ एस कॉमा आर। और जैसे हम इसको ऐड करेंगे
तो यहां बड़ा मजेदार काम हो जाता है, tan इनवर्स r बाय s प्लस tan इनवर्स s बाय r, ये बड़ा अच्छा आंसर होता है। tan इनवर्स में अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x पाई बाय 2 आता है, तो ये दोनों ऐड होके पाई बाय 2 बन गए। और अब काम आसान हो गया, अब सीधा सीधा ये अटैक करेगा, पाई बाय 2 कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, अंदर का समेशन 100, फिर वापस r वाले का समेशन होगा वो भी 100, तो पाई बाय 4 100 स्क्वायर, तो 2500 पाई आंसर है सीधा सीधा। तो ये किस थॉट प्रोसेस के तहत हो पाया? ये इस थॉट प्रोसेस के तहत हो पाया कि यार वैसे तो हम ए टाइप में पहले अंदर वाले समेशन से अटैक करते हैं फिर बाहर वाले से करते हैं, पर अगर वो ना हो पाए तो बाहर 1/2 लिख के आर और एस इंटरचेंज करके उसी को ऐड कर दो और देखो शायद वो फंक्शन ही आपस में मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। जैसे एक और ट्राई करके देखते हैं ये वाला, और ये तब लगाना है जब हम नॉर्मल तरीके से ना कर पाए ये टाइप। मैंने नॉर्मल तरीका बताया है कि पहले एक समेशन अटैक करेगा फिर बाहर वाला समेशन अटैक करेगा, समेशन ऑर्डर में अटैक करते हैं, पहले अंदर वाला करता है फिर उसके बाहर वाला फिर उसके बाहर वाला। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, ए टाइप ही है, दिस इज ए टाइप ओनली, करना कुछ नहीं है, वही आर आपका 1 to 100 जा रहा है, एस भी 1 to 100 जा रहा है, तो आप एफ ऑफ आर कॉमा एस प्लस एफ ऑफ एस कॉमा आर और बाहर 1/2। जैसे ही आप ये करोगे तो आप उम्मीद कर रहे हो कि कुछ अच्छा हो जाए। और आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर आप इसको पहले खुद ही ट्राई करते, आप ऐसा सोचते कि मैं पहले तो एक काम करता हूं, पहले आर का एडिशन करूंगा और फिर जो आंसर आएगा उसमें मैं एस का एडिशन करूंगा, आप अगर बिल्कुल सच्चाई से करने की कोशिश करते, बिल्कुल सच्चाई से, प्योर सच्चाई से, तो देखो आपको समझ में नहीं आता ये सीरीज क्या बनी है यार। ये एपी है, जीपी है, डिनोमिनेटर में भी चेंज हो रही है चीजें, मतलब पहली टर्म इज एस अपॉन 1 प्लस एस, दूसरी टर्म इज 4s अपॉन 2 प्लस एस, ये कौन सी सीरीज है समझ में नहीं आ रहा, तो यहीं अटक जाओगे। तो जब भी ऐसे अटको ए टाइप में तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए शायद ये उल्टा पुल्टा जुगाड़ से होगा, जिसमें करना कुछ नहीं है, एफ ऑफ एस कॉमा आर और एफ ऑफ आर कॉमा एस को ऐड करके अपॉन 2 करना है। और ये करने के बाद देखो जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, आर एस कॉमन आया, आर प्लस एस अपॉन आर प्लस एस, वो कट गया, खत्म। अब निकाल लो आंसर, कुछ भी नहीं है, बाहर 1/2 है, समेशन एस समेशन आर दोनों ही 1 to 100 जा रहे हैं, एपी बन रही है 1/2, 100 इंटू 101/2 का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ये लीजिए खत्म हो गया। तो काफी सिंपल हो जाता है इससे, और लगता भी एकदम मैजिक जैसा कि मतलब ये तो मचा देंगे। और अब तो सारे क्वेश्चन फोड़ दूंगा मैं, या तो वो सीधे तरीके से होंगे, नहीं होंगे तो मैं तो स्वैप कर दूंगा और ये कर दूंगा मैं। पर क्या ये उल्टा पुल्टा जुगाड़ हर वक्त वर्क करता है? इज दिस अलाउड ऑलवेज? एक्चुअली नो। इसमें जो हम पहला स्टेप कर रहे हैं ना, ये स्वैपिंग द समेशन, इसके अंदर ही ना एक हल्का सा रेस्ट्रिक्शन है। क्योंकि याद करो वो जो उल्टा पुल्टा जुगाड़ था वो भी इस वजह से आया था, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यही स्वैप किया था कि अरे रो वाइज ऐड करना इज सेम एज कॉलम वाइज ऐड करना, यही थॉट था ना सबसे पहले कि भाई रो वाइज सारे ऐड कर लो तो आंसर वही आएगा, कि अगर कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं तो भी वही आंसर आएगा, यही थॉट था ना। पर ये जरूरी नहीं है, इनफैक्ट इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो लिमिट्स कांस्टेंट होनी चाहिए। लिमिट्स कौन सी? मतलब आप r इक्वल टू 0 to n जा रहे हो या a to b जा रहे हो या p to q जा रहे हो, कहां से कहां जा रहे हो, जो वो वाली लिमिट्स है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और कांस्टेंट मतलब वो r और s पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। दूसरा वो फाइनाइट भी होनी चाहिए। अब ये सब रेस्ट्रिक्शंस क्यों आ रही है मैं बताता हूं। देखो अगर मान लीजिए लिमिट्स जैसे इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो पता है एक्चुअली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये जो इन्फिनिटी है एक्चुअली एक लिमिट है। किस चीज की लिमिट है? आप पहले s को s की फॉर्म में समेशन कर रहे हैं, और s जो है 0 से सब कुछ वेरिएबल b तक, कुछ पॉइंट b तक जाएगा, और फिर b पे लिमिट लगेगी, b टेंडिंग टू इंफिनिटी। फिर जो आंसर आएगा उसमें r बचा हुआ होगा क्योंकि s तो मर जाएगा, फिर r अटैक करेगा, और r जब अटैक करेगा तो वो 0 to a आंसर देगा, 0 to a समेशन लगेगा, और फिर a पर लिमिट इंफिनिटी जाएगी।
तो इनके अंदर ये जो बड़े इनोसेंट से इन्फिनिटीज बैठे होते हैं ना, ये एक्चुअली लिमिट्स होते हैं। कौन सा लिमिट? वो फंक्शंस वाला लिमिट। और यहां पर क्या होगा, पहले बी पे लगेगी, फिर बाद में, मतलब पहले अंदर ए पे लगेगी, बाद में बी पर। इसमें अंदर बी पर लग रही है, बाहर ए पर लग रही है। और अगर आप ये कह रहे हैं ये दोनों सेम है, कि ये तो कॉलम वाइज ऐड हो रहा है, ये रो वाइज ऐड हो रहा है, सेम ही आएगा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकता हूं मैं। और जिन बच्चों ने लिमिट्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है वो जानते हैं अगर दो लिमिट लगती हैं एक के बाद एक, तो यू कांट इंटरचेंज द लिमिट्स, उससे गलत आंसर आ सकते हैं। ये हो ये रहा है कि इनफाइनाइट ग्रिड है, तो आप अगर ये कहना चाह रहे हो कि मैं कॉलम 1 का आंसर प्लस कॉलम 2 का आंसर ऐसे करूंगा, तो कॉलम 1 ही इंफिनिटी तक जा रहा है, तो कॉलम 1 ही एक लिमिट निकलेगा, फिर कॉलम 2 ही एक लिमिट निकलेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं पहले ये वाली लिमिट्स निकालूंगा और फिर उन लिमिट्स के आंसर्स को ऐड करके वापस बाहर एक लिमिट लूंगा। वर्सेस दूसरा बंदा ये कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल भी ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो पहले मैं ये वाली लिमिट्स लूंगा और फिर जो लिमिट्स के आंसर्स आएंगे ये भी बहुत सारे होंगे, तो इन पे एक लिमिट लग जाएगी। तो ये जरूरी नहीं सेम हो, दे यूजुअली, और एक्चुअली हम लोगों ने यही इसी को ही बेसिस बना रखा था, दिस वाज द बेसिस, जिसकी वजह से हम वो उल्टा पुल्टा जुगाड़ करते थे। याद रखना, उल्टा पुल्टा जुगाड़ लगता बड़ा इनोसेंट है, एफ ऑफ एस कॉमा आर और एफ ऑफ आर कॉमा से इंटरचेंज कर दिया, वो यही तो कह रहा है। ऐसे उसके अंदर थॉट क्या है, वो यही तो कह रहा है कि अरे तुम्हें ऐड करना है तो तुम रो वाइज ऐड कर लो या कॉलम वाइज ऐड करो, आंसर सेम आएगा। तो रो वाइज का को भी ऐड कर लो और कॉलम वाइज को भी कर लो, उनको ऐड करके अपॉन 2 कर लेना। पर ये जो थॉट है कि रो वाइज आंसर सेम है कॉलम वाइज आंसर सेम, क्या ये इनफाइनाइट लिमिट्स में भी वर्क करेगा? और दूसरा, लिमिट्स कांस्टेंट होनी क्यों जरूरी है? मान लीजिए यहीं पर ही लिमिट लेट से कुछ, यही लिमिट लेट से आर तक हो जाती, तो तुम्हें पता है ये पूरी ग्रिड नहीं है, एस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि यहां से यहां तक जाओ, तो थोड़ी सी ग्रिड है। तो तुम्हारा जो आइडिया है ना कि पहले तो सारे कॉलम ऐड करूंगा फिर सारे रो ऐड करूंगा, वो वर्क शायद नहीं करेगा, इनफैक्ट शायद ज्यादा दिक्कत देना चालू कर देगा। तो अभी इसी थॉट को अगर समझना है तो एक एग्जांपल भी मैं दिखाता हूं, तुम्हें लग रहा होगा कि सर इनफाइनाइट में भी क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ठीक है हम समझ गए कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो भी तो बात तो वही है, रो का एडिशन है तो ग्रिड वही, तो रोज का एडिशन और कॉलम्स का एडिशन, अल्टीमेटली तो वही सब सेम ही ग्रिड कवर हो रही है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि अगर मैं ऐसे 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 ऐड करूं वर्सेस ऐसे 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 ऐड करूं तो ये आंसर सेम आए? नहीं आ सकता है लिमिट्स के केस में। आप खुद देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बनाया है। ए आर कॉमा एस ऐसा फंक्शन है कि अगर एस और आर इक्वल है तो ये 1/r आंसर देता है, एस अगर आर का डबल है तो ये -1/r आंसर देता है, अदरवाइज ये 0 देता है। तो आप एक ग्रिड इमेजिन कर पा रहे हो? जैसे एक ग्रिड बना के देख लेते हैं, एक ग्रिड बना के देख लेते हैं, छोटी सी 4x4 की, विजुलाइज कर लो जरा। ओके, और ये r इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, r इक्वल टू 2 है, r इक्वल टू 3 है, r इक्वल टू 4 है, ये s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 2, s इक्वल टू 3, s इक्वल टू 4। तो ग्रिड देख लेते हैं कैसी है, और एक्चुअली इन्फिनिटी तक जा रही है ग्रिड, ये तो मैंने छोटी सी बनाई है। s ऑफ 1 कॉमा 1, अब r और s इक्वल है तो ये 1/1 हो जाएगा। इनफैक्ट इस सब में 1/1, सॉरी 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अगर s इज डबल ऑफ r, तो ये 1/1 है, तो s इज डबल ऑफ r, तो ये -1/r हो जाएगा, यानी -1/1, क्योंकि यहां पर r 1 है ना और s 2 है, ये 0, ये 0। यहां देखो s 2 है, r अगर s 2 है और r भी 2 है, और r 2 पे जब s 4 होगा तो ये -1/2 हो जाएगा, और बाकी 0 0। ऐसे इसको देख लो, r अगर 3 है और s 1 है तो 0, r अगर 4 है और s 1 है तो 0, r अगर 4 है और s 2 है, r 4 s 2 नहीं 0, r अगर 4 है s 3 है 0, r अगर 3 है, r अगर 3 है और s 3 है तो 1/3, बाकी 0 0। ये ऐसी ग्रिड बन रही है।
ये ऐसी ग्रिड बन रही है, बढ़िया है ग्रिड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको देखो, हम पहले ऐसे करने की कोशिश करेंगे, फिर ऐसे करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे बात करते हैं जब r इक्वल टू 3 है, r जब 3 है, एक्चुअली हमने यहां बनाया भी हुआ है, जब r 3 है तो ये बन रही थी ना यहाँ पे, तो ये 1/3 आया था। याद रखो r3 पे जब s6 होगा ना तो एक नंबर और मिलेगा हमें यहाँ पे। तो इधर देखिए, जब r3 है तो a33 जब r और s इक्वल है तो 1/3 होगा, वो हमने भी देखा। और a36 जब r3 है और s6 है, when s will be equal to 2r, तो वो -1/3 होगा। तो r इक्वल टू 3 के लिए s जब r के इक्वल है तो 1/3, s जब r का डबल है तो -1/3, उसके अलावा सारे जीरो है, तो रेस्ट ऑल आर जीरो। तो अगर हम r इक्वल टू 3 वाला जो कॉलम है उसको ऐड करेंगे, तो r इक्वल टू 3 वाले कॉलम को विजुअलाइज कीजिएगा, उसमें पहला टर्म जीरो होगा, दूसरा 1 पे जीरो, ये फिर ये 1/3 आएगा, फिर 0 0, फिर -1/3 आएगा, और फिर वापस सारे जीरो हो जाएंगे। ऐसा बनेगा ये कॉलम। और इस कॉलम को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर जीरो आएगा, क्योंकि ये दो ही टर्म है जो एक दूसरे की नेगेटिव है, बाकी सारे जीरो है। एक्चुअली r इक्वल टू k ले लोगे तो हमेशा कॉलम का आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि दो ही टर्म मिलेंगी, एक तो एक k कॉमा k और एक k कॉमा 2k, सिर्फ वहीं पर ही दो आंसर्स आएंगे, बाकी सब जीरो है। और वो जो दो आंसर्स भी हैं, वो एक आंसर 1/k होगा और एक -1/k होगा, बाकी पूरा कॉलम जीरो होगा पूरा। और अगर पूरे कॉलम को हम ऐड करेंगे तो बाकी सारे जीरो हैं, वो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो जीरो आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। तो कॉलम का आंसर जीरो है, कोई सा भी कॉलम उठा लो। तो अगर मैं पहले किसी भी पर्टिकुलर आर के लिए एस को चेंज कर रहा हूं, मतलब कॉलम पे जा रहा हूं और ऐड कर रहा हूं, तो आंसर जीरो आता है। और फिर जीरो में ही अब मैं आर सारे कॉलम्स को ऐड करूंगा, आर इक्वल टू 1 वाला कॉलम, आर इक्वल टू 2 वाला कॉलम, आर इक्वल टू 3 वाला कॉलम, तो सारे जीरो ही ऐड होंगे, तो जीरो आंसर आ जाएगा। बेसिकली पहले कोई सा भी कॉलम लो, आंसर जीरो आ रहा है, और फिर सारे जीरो को ऐड करो तो आंसर जीरो आ जाएगा। एग्जैक्ट जीरो है ये, लिमिट विमिट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो है, लिमिट विमिट नहीं, एग्जैक्ट जीरो। तो बढ़िया है, इसका मतलब इस ग्रिड का आंसर जीरो आना चाहिए। वहीं पर एक दूसरा देखो जरा, इस बार हम पहले एक रो की बात करेंगे, और लेट्स से कौन सी रो की बात कर रहे हैं, जब एस जो है 3 है। जब एस जो है 3 है, तो एस अगर 3 है तो जब आर भी 3 होगा तो 1/3 आंसर आएगा। तो एक एलिमेंट तो एस इक्वल टू 3 वाली रो के लिए, यानी a33 विल बी 1/3। उसके अलावा क्या 3 कभी किसी आर का डबल हो सकता है? नहीं, तो ये वाला केस उसे कभी भी अचीव नहीं होगा। इसका मतलब उस रो में सिर्फ ये एक एलिमेंट बैठा है एस इक्वल टू 3 रो में, जो a33 है, जो कि इस वजह से आया है, जो 1/3 आंसर दे रहा है, और बाकी कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वाला केस तो मिल ही नहीं रहा है उसको, बिकॉज 3 कैन नॉट बी डबल ऑफ एनी आर, क्योंकि s3 है, तो -1/3 कभी मिल ही नहीं रहा है। तो आपको एक 1/3 मिल रहा है और बाकी सारे जीरो मिल रहे हैं, रेस्ट ऑल आर जीरो। तो उस रो को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर 1/3 आ रहा है। और मान लो s अगर 4 हो जाए, 4 के बारे में बात करते हैं, तो उस रो में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे r और s इक्वल होंगे, वहां 1/4 आंसर आएगा। और उसी में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर r जो है s का आधा होगा, मतलब s जो है रादर r का डबल होगा। जैसे s 4 है तो r जो है 2 है, a2,4, तो a2,4 में r 2 है एंड s इज डबल ऑफ r, तो -1/r आंसर आ रहा है। यानी उस रो में एक a2,4 तो -1/2 आंसर देगा, और a4,4 1/4 आंसर देगा। उसके अलावा सारे केसेस इसमें अदरवाइज में फॉल कर जाएंगे, तो वो सारे के सारे जीरो होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी रोज का पैटर्न सेम जैसा बन रहा है, नहीं। अगर s ऑड है तो लेट्स से s इक्वल टू n है और n ऑड, s इक्वल टू k और k ऑड है, तो 1/k आंसर आ रहा है। पर s अगर इवन है, तो जैसे इन दोनों को ऐड किया मैंने, तो एक -1/2 होगा और एक 1/4 है, ऐड करके -1/4 आया। तो s अगर 4 है तो -1/4
4, यानी एस अगर के है और के इवन है तो -1/k आंसर है। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एस इक्वल टू के, किसी पर्टिकुलर के के लिए, हम के के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर केथ रो के लिए जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ऐड होके -1k+1/k होगा। मतलब के अगर ऑड है तो 1/k आंसर आ जाएगा, और के अगर इवन है तो -1/k आंसर। तो हमने सारी रो पे जब एक बार एडिशन किया तो हमें ये दो तरह का पैटर्न मिला कि अगर वो रो इवनथ रो है तो -1/k देती है। मतलब के इज द, कौन सी रो है वो, उसकी बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, यहां पर के है। तो केथ रो है अगर, तो अगर वो के इवन है तो -1/k दे रही है, और के ऑड है तो 1/k दे रही है। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे, विल एड इट फ्रॉम हेयर, तो सी व्हाट विल हैपन। ये पहले वाला ऐड होगा, और एस जो है अभी एक फिक्स नंबर है, तो एक एस रो के लिए हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, तो आंसर -1 की पावर s+1/s होगा। और फिर अब एस बोलेगा कि ठीक है तुमने एस रो का आंसर निकाल लिया, अब एस वेरी होना चालू होगा, 1 2 3 4 ऐसे करना चालू होगा, तो S1 टू इंफिनिटी जाएगा। तो अब इसको एडिशन करना है, ये क्या बनेगा, 1/1 -1/2 +1/3 -1/4 +1/5, ये ln2 बनेगा। तुम खुद देख लो क्या हुआ। पहले तुमने सारे कॉलम्स ऐड किए थे तो हर कॉलम का आंसर 0 आ रहा था, तो सारे जीरोस ऐड करके 0 मिल गया। इसमें हर रो का आंसर ऐड करोगे तो रो का आंसर ऐसा आ रहा है, पहली रो का आंसर 1, दूसरी का -1/2, तीसरी का 1/3, चौथी का -1/4, पांचवी का 1/5, ऐसे आ रहा है। और जब अब इनको ऐड करोगे तो तुम्हें ln2 आंसर मिलेगा। कैन यू सी, रो वाइज ऐड करना और कॉलम वाइज ऐड करने में आंसर डिफरेंट आया है, इट्स डिफरेंट। तो ये और ये जो कि बेसिस है उल्टे पुल्टे जुगाड़ का, ये तब लगाओ कि भाई जब ये जो लिमिट्स होंगी ना, ये वाली, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, ताकि तुम वो स्वैप वैप कर लो, और फाइनाइट होनी चाहिए भाई, फाइनाइट होनी चाहिए। और बल्कि स्वैपिंग ही करनी है ना तुम्हें, f(r), और f(s), को ऐड करना है, तो बल्कि वो सेम भी होनी चाहिए। ये वाला भी अगर 0 to n जा रहा है तो वो भी 0 to n, ये 1 to n-1 जा रहा है तो वो भी 1 to n-1 जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप जो था कि आप रो वाइज एडिशन और कॉलम वाइज एडिशन को सेम मान सकते हो क्या, उसको तो चलो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है कि चलो ये h और p सेम नहीं है तो कोई नहीं, क्योंकि उसको आगे नहीं जाना है। पर तुम्हें उल्टा पुल्टा जुगाड़ तक पहुंचने के लिए तो उसको भी सेम होना पड़ेगा, तभी तो तुम वो समेशन कॉमन ले पा रहे थे उसके प्रूफ में, देखो याद करो। तो फाइनाइट होना चाहिए, ये होना चाहिए। और मैंने जो आपको ये दो क्वेश्चन दिए थे इसमें आपने बड़े मजे से ये कर लिया था, ये मैंने बड़ी क्लेवरता से दिए थे। ये क्लेवरता से इसलिए दिए थे कि देखो ये फाइनाइट है और कांस्टेंट है, तो आप बड़े मजे से अप्लाई करके खुश हो गए थे। बट फिर भी आपने बुक्स में लोगों को ये उल्टा पुल्टा जुगाड़ देखा होगा जब ये इन्फिनिटी होता है, तो भी यू मस्ट हैव सीन सच क्वेश्चंस। इनफैक्ट बहुत फेमस क्वेश्चन है, लोगों ने यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन बना के डाल रखे हैं कि इन्फिनिटी का है और अपन कर देते हैं, ये कर देते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें उल्टा पुल्टा जुगाड़ लगाना एक्चुअली अलाउड होना नहीं चाहिए, पर दुनिया लगाती है उल्टा पुल्टा जुगाड़। क्या करती है, वही करना कुछ नहीं, उसमें तो बड़ा आसान लगता है ना, इसमें m और n इंटरचेंज करके ऐड करके अपॉन 2 कर दूंगा। वो ये भूल जाते हैं कि उसका बेसिस ही ये है कि पहले कॉलम वाइज लिमिट निकालो, सॉरी पहले कॉलम वाइज लिमिट निकालो, फिर उस लिमिट के एडिशन की लिमिट निकालो, वर्सेस पहले रो वाइज लिमिट निकालो, फिर उस रो के लिए एडिशन की लिमिट निकालो। उसका बेसिस ही वही है, वो भूल जाते हैं, वो कहते हैं हाँ सेम ही तो आएगा, एक फाइनाइट ग्रिड में सेम आता है तो वैसे भी फिर सेम आएगा। नहीं है भाई, लिमिट बहुत अलग खेल खेलती है। तो अब इसका क्या करें, लेकिन लोग करते हैं इसको, ऐसे करते हैं कि मस्त इसको m और n इंटरचेंज कर दूंगा, बाहर अपॉन 2 कर दूंगा, और मजा भी आता है। ये ऐसे करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं m और n इंटरचेंज करके, तो ये 3 की पावर m और ये कॉमन निकल आएगा, mn भी कॉमन आ जाएगा, और mn अपॉन 3 की पावर m प्लस m इंटू 3 की पावर n, ये कॉमन आ गया, ये बन गया। और इसको और सिंप्लीफाई करके देखो,
ये 3 की पावर n इंटू एम प्लस n इंटू 3 की पावर m, ये इससे कट जाएगा, और जैसे ये करते हैं वो कैंसिल आउट हो जाता है, ये छोटा सा बन जाता है, ये बन जाता है, खुश हो जाते हैं, मचा दिया हमने। और इसमें बड़ा मजेदार है, अब n वाला चीज अटैक करेगा पहले, तो वो सिर्फ अपने वाले चीजों पे अटैक करेगा, बाकी तो उसके लिए कांस्टेंट है, और फिर m वाला अटैक करेगा, तो ये दो एजीपी हैं, और आराम से हम इसका मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। और लोग उसको बोलते हैं बड़ा फंडू क्वेश्चन करा दिया हमने, तो मचा दिया हमने तो। और जेई की दुनिया खुश है ये पाप करके। क्यों खुश है, चक्कर क्या है? तो इसका चक्कर ये है कि देखो, अगर उसने ऐसे लिखा हुआ है, मैं बताता हूं कि क्यों इनकी किस्मत इनको बचा लेती है। अगर ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, रादर देन खुद ही उसने तोड़ तोड़ के नहीं लिखा, मतलब ऐसे भी लिख सकता था वो, ऐसे नहीं लिखा उसने, उसने ऐसे लिखा है। तो उसने खुद ही नहीं बताया कि पहले कौन सा लेना है। अब उसने खुद ही नहीं बताया पहले कौन सा लेना है, तो हाई चांस है कि फर्क पड़ता ही नहीं होगा, नहीं तो बताता वो कि पहले कौन सा लेना है, तो फर्क पड़ता नहीं होगा। फर्क पड़ता नहीं होगा तो लगा दो उल्टा पुल्टा जुगाड़, नहीं तो उसे बताना चाहिए था। तो पहला तो ये है। तो वो जो क्वेश्चन मिला है तो उसने बताया नहीं है, बल्कि एक्चुअली शायद इस क्वेश्चन में तो बताया गया है कि पहले एन लेना है, तो इधर की तो ये बात नहीं आई। लेकिन मान लीजिए अगर वो वैसे लिख देता, वो इसको इस तरह से लिख देता, तो हमारे पास एक क्रिमिनल थॉट तो है कि यार अगर होता तो बताता वो, उसने बताया नहीं तो लगता फर्क नहीं पड़ता होगा, कर लो, चल जाता है जेई में, ठीक है। दूसरा दूसरा एक्चुअली ये होता है कि अगर आप कभी ये करना चाह रहे हो तो ऐसा उन सिनेरियो में श्योरली कर पाते हो, उसके अलावा भी कर पाते हैं, लेकिन इसमें श्योरली कर पाते हैं कि अगर हमने मॉड लेके आंसर निकाला, किसी भी ऑर्डर में निकाला, और वो मॉड लेके जो आंसर आता है ना, फंक्शन का मॉड लेके, और वो इंफिनिटी नहीं आ रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है, तो आप ये स्वैपिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दूसरे केसेस में नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इस केस में पक्का कर सकते हैं। इसे बोलते हैं फूबिनी थ्योरम। रिवर्स का पता नहीं, कि मान लीजिए अगर वो इंफिनिटी नहीं है, सॉरी फाइनाइट नहीं है, तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसके बारे में इतना सोचना नहीं है, पर इसमें कर सकते हैं। तो लोग पता है इसी में मस्त चीज बना लेते हैं कि एक जुगाड़ की, अच्छा यार अगर ये टर्म पॉजिटिव ही है तो मॉड लेने का तो टेंशन ही नहीं है, पॉजिटिव है भाई, मॉड लेने का क्या टेंशन लू। और क्वेश्चन दिया है, इंटीजर टाइप है या ऑप्शंस है, ऑप्शंस में इन्फिनिटी है ही नहीं, इंटीजर टाइप में तो इन्फिनिटी आंसर आ ही नहीं सकता, ऑप्शंस में इन्फिनिटी है ही नहीं, तो उसका मतलब ये आंसर देता होगा, तो लगा दो यूपीजे, लगा दो, कोई क्या रोक लेगा। तो ये वाला जुगाड़ की वजह से बच जाते हैं वो। तुम समझ रहे हो ना कि खुद ही पॉजिटिव है ये, तो इसका आंसर और इसके मॉड का आंसर सेम होगा। तो अगर इसका मॉड का आंसर नहीं आता होगा, यानी इसका आंसर नहीं आता होगा, तो इन्फिनिटी होना चाहिए, पर ऑप्शंस में है नहीं इन्फिनिटी, तो लगा दो, चल रहा है काम। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, एक बार और समझ लो कि ये जो हमारा बहुत खूबसूरत बेशकीमती जुगाड़ होता है ना, ये ऐसे करके ऐड करूंगा फिर 1/2 कर दूंगा, लिमिट्स फाइनाइट है और कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आर और एस है, और एक्चुअली क्योंकि आप ये लगा रहे हो तो सेम भी है, ये 0 to n है तो ये भी 0 to n है, तो मजे से लगाओ। लिमिट्स इंफिनिटी है, बट ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और आपको पक्का पता है आंसर इंफिनिटी नहीं है। किस रीजन की वजह से पता है? ऑप्शन की वजह से पता है, इंटीजर टाइप की वजह से पता है, या फिर आपका दिल कह रहा है, मन नहीं मान रहा, कुछ भी है, तो आप रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज वैसे ये चेक करना चाहिए, पर ये आप चेक करोगे नहीं, तो इसका टेंशन ज्यादा मत लो, ये मैंने ऐसे ही बता दिया। नॉनदलेस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें ये इवेलुएट करना है एनसीएस एससीआर 3 की पावर आर, इसको कैसे करें? पहली बात ये ए टाइप नहीं है, तो ये ज्यादा खुश ना हुआ जाए। दूसरी बात ये ऑफकोर्स सी टाइप है, और मजे की बात है ये सिमेट्री नहीं है इसमें, मतलब इसमें आर और एस में इंटरचेंज कर दूं ये आएगा, और ये दोनों सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। अब अगर ये दोनों सेम नहीं है तो भैया वो तो गया, कौन सा वाला फंडा, किस, याद है ये वाला करते थे कि अगर ये दोनों सेम हैं तो सिमेट्रिकल अबाउट डायगोनल है, तो सीधा मजे से a-b/2 आंसर बना देंगे, याद आ रहा है? डू यू रिमेंबर दिस? तब ये कहते थे सी टाइप में, पर इधर ऐसा नहीं है।
ये इक्वल नहीं है, तो a माइनस बी बाई टू इधर फ्लॉप हो गया। तो इधर हम लोग कैसे लिमिट्स रीडिजाइन करेंगे ये हमें समझना पड़ेगा। स्वैपिंग मैंने आपको बता दी, लिमिट्स रीडिजाइन कैसे होगा, लेट अस सी। लिमिट्स रीडिजाइन में क्या होता है, अब हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे, ये अब देखो हमें, ये पूरी ग्रिड तो है नहीं, ये ग्रिड का कुछ तो ऐसा पोर्शन है कुछ तो, बल्कि एक्चुअली शायद ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। तो वो ये कह रहा है कि यार एक काम करके देख सकते हो, पहले सारे रोज को ऐड कर लो। अब रोज भी क्योंकि आधी अधूरी सी हैं, आधी अधूरी सी रोज हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ तो आंसर आएगा। फिर ये जो पैटर्न बनेगा उसको वापस ऐड कर लेंगे। वो ये कह रहा है पहले सारे कॉलम्स को ऐड कर लो, उनका भी कुछ पैटर्न आएगा, उससे निकाल देना। दोनों ऑप्शन ठीक है, दोनों मदद कर सकते हैं, एक भी मदद कर सकता है, दोनों भी फ्लॉप हो सकते हैं, क्योंकि हमें यह देखना पड़ता है इसे रीडिजाइन करने के बाद हम आंसर किससे निकाल पा रहे हैं। दूसरा गलत नहीं होगा, पर हो सकता है उससे आंसर ना निकाल पा रहे हो। मैं कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे हम इसकी लिमिट्स रीडिजाइन करेंगे, इसमें क्या है, पहले एस की फॉर्म में लिखेंगे, फिर आर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, अब इधर देखो, इनको लिखने का स्टाइल क्या होता है। सबसे बाहर वाले से लिखना स्टार्ट करते हैं। बाहर वाले में आर से बात करो, आर की लीस्ट औकात क्या हो सकती है, इसको देख के बताओ। 0। अब आर की मैक्सिमम औकात क्या हो सकती है, डोंट से एस, एस ने तो अभी तक जन्म ही नहीं लिया, एस पैदा ही नहीं हुआ, आर बस अपनी दुनिया की बात कर रहा है। तो आर की लीस्ट औकात 0, मैक्सिमम औकात, अब देखो ये एन था, एन से छोटा एस होता होगा, तो आर एन पहुंच सकता था क्या कभी भी, आर कभी भी एन पहुंच सकता है क्या, आर कभी इक्वल टू एन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आर तो एन नहीं हो सकता, पर आर एन माइनस वन जरूर हो सकता है। ये वो वाला सिनेरियो है कि एस जो है, ये एन है तो एस भी एन है, तो आर को एन से एक छोटा होना पड़ेगा, तो एन माइनस वन तक तो पहुंच सकता है। तो आर जो है 0 से एन माइनस वन तक जा सकता है। व्हाट अबाउट एस, अब ध्यान दो, आर का जन्म हो गया, अब आर पैदा हो गया है, अब एस से पूछ रहे हैं बता तू मैक्सिमम कितना होगा, कहे भैया मैक्सिमम तो मैं एन तक जा सकता हूं, और लोएस्ट आर तक चला जाएगा तू, नहीं नहीं आर तक नहीं जा सकता, आर से बड़ा रहना है, तो आर प्लस वन से स्टार्ट करूंगा। तो बाहर से लिखना स्टार्ट करना। अब जैसे इधर ही देख लो, इसमें ही बात करते हैं, उसने ये दिया है ना, बाहर से लिखना स्टार्ट करते हैं। सब इधर एस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो एस की मैक्सिमम औकात कितनी हो सकती है, मैक्सिमम औकात तो एन हो सकती है, परफेक्ट, ग्रेट। एस की लीस्ट औकात बताओ, 0 हो सकती है क्या, 0 आर बन सकता है, पर आर से बड़ा बनना है एस को, तो एस की लीस्ट औकात 1 हो सकती है। तो एस ने बता दिया कि मैं तो 1 से एन तक जाऊंगा। अब एस का जन्म हो गया, फॉर अ पर्टिकुलर एस, आर बताओ भाई तेरी लीस्ट औकात क्या है, भाई मेरी लीस्ट औकात तो 0 है, 0, और मैक्सिमम औकात एस तक चला जाएगा तू, नहीं एस तक नहीं जा सकता मैं, एस से छोटा रहना है, तो एस माइनस वन तक चला जाऊंगा। तो ये हमने इसी समेशन को इन दो तरीके से लिखा है। अब जब ये वाला समेशन अटैक करेगा तो पहले आर वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, ये वाला समेशन अटैक करेगा तो एस जो है वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। तुम ऑब्जर्व करो कि ये कुछ ऐसी टर्म बनी नहीं रही है जिसका हम आंसर निकाल सकें। एनसीएस भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये फंसा देगा थोड़ा, ये कांस्टेंट है चलो ये आ जाएगा, लेकिन शायद ये फंसा सकता है तुम्हें। वहीं पर इसको देखो, आर वेरिएबल है तो ये सिर्फ इतने से पार्ट पर अटैक करेगा, तो ये हो पाएगा सॉल्व, क्योंकि बायनोमियल ही है, ये बायनोमियल ही है। अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए आर इक्वल टू 0 टू एस पूरा जा रहा हो, एस सी आर 3 की पावर आर मिल जाए तो बायनोमियल है, 1 प्लस 3 की पावर एस दे देगा, दिस इज बायनोमियल। तो हम इसको हैंडल करेंगे, ये सॉल्वेबल लग रहा है, वो उतना सॉल्वेबल नहीं लग रहा है, गलत वो भी नहीं है, वो भी उसके इक्वल है, ये भी उसके इक्वल है, पर ये सॉल्वेबल लग रहा है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि पहले ये अटैक करेगा जो कि इस पे करेगा, और ये जो कांस्टेंट है क्योंकि यहां पे तो वेरिएबल आर ही है तो ये बाहर जंप कर जाएगा, तो एनसीएस समेशन आर इक्वल टू 0 टू एस माइनस वन। अब ये 0 टू एस होता तो कंप्लीट होता, तो कोई नहीं, 1 प्लस 3 रेस्ट पर एस माइनस आर इक्वल टू एस वाला टर्म क्या होगा, एस सी एस 3 की पावर एस, तो वो टर्म अलग से सब्ट्रैक्ट कर दिया।
अब NCS 4 माइनस NCS 3 इसका समेशन करना है, S गोज फ्रॉम 1 to n। तो S गोज फ्रॉम 1 to n, इसमें भी देखो S इक्वल टू 0 to n से शुरू होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, ये 1 + 4n विच इज 5n माइनस S इक्वल टू 0 का टर्म जो क्या होगा 1, ये 1 + 3n माइनस S इक्वल टू 0 वाला टर्म, ये लो, तो ये आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने लिमिट्स रीडिजाइन करके आंसर लिखा है। अब ये देखो, ये है, इसकी भी लिमिट्स आप रीडिजाइन करके देखो, और ध्यान रखना ये उतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 अननोन है। 3 अननोन होने की वजह से ये 6 तरीके से लिखा जा सकता है ऑर्डर में, पहले R फिर S फिर T फिर R फिर T फिर S T फिर S फिर R, ऐसे करके 6 3 फैक्टोरियल वेज में लिखा जा सकता है। हो सकता है 6 के 6 आंसर दे दें, हर बार ऐसा टर्म बने कि सॉल्व हो जाए। हो सकता है 6 में से एक ही आंसर दे, हो सकता है 6 में से एक भी आंसर ना दे तो कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो उनमें से कौन सा वाला आंसर देगा, तो मैं उन 6 में से कौन सा वाला आंसर देगा ये आपका होमवर्क है और आंसर निकाल के बताइएगा। मैं एक और 2 ऑर्डर को आपके सामने फिर करवा देता हूं कि सबसे पहले एस से बात कर रहे हैं कि भाई एस तू सबसे लोएस्ट कितना हो सकता है, वो कहेगा यार सब इक्वल टू तो हो ही सकते हैं, तो मैं तो 0 जा सकता हूं। याद रखो सबसे बाहर वाला जो आंसर बताएगा वो कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में बताएगा, तो मैं मिनिमम 0 हो सकता हूं, मैक्सिमम n हो सकता हूं, एस खुद ही बताएगा, खुद देखो आप। लोएस्ट एस 0 अलाउड होगा और हाईएस्ट एस जो है n अलाउड होगा, तो एस जो है 0 to n जा रहा है, मस्त है एकदम, लाइफ में खुश है, कोई दिक्कत का काम नहीं है, इट्स वेरी हैप्पी। अब एस का जन्म हो गया है, अब आर से पूछ रहे हैं, देख भाई एस आ गया है, तू बता। वो कहेगा देखो लोएस्ट तो मैं 0 जाऊंगा और मैक्सिमम मुझे एस तक जाना है, क्योंकि अब एस यहां दिख रहा है उसको, तो 0 to s। अब आर का भी जन्म हो गया और एस का भी जन्म हो गया। अब टी से पूछेंगे भाई तू कहां से कहां जाएगा, देखो हाईएस्ट तो मैं एन तक जा सकता हूं, लोएस्ट लोएस्ट मुझे ना अपना एस दिख रहा है, ये आर नहीं दिख रहा, नहीं नहीं मेरे को यहां दिख गया ना एस है, तो ये लो, वहीं पे इसको देख लो, वापस बाहर एस है वो तो 0 to n ही जाएगा। अब टी से पूछ रहे हो, अब जैसे इसमें देखो वापस 0 एस तो चलो 0 से n चला गया, अब एस का जन्म हो गया, एस पैदा हो गया। अब टी से पूछ रहे तू कहां से कहां जाएगा, यार देखो लोएस्ट तो मुझे एस तक ही जाना है, मैक्सिमम एन तक, तो एस टू एन। फिर एस और टी दोनों का जन्म हो गया, अब आर से पूछ रहे हैं मिनिमम तो यार मैं 0 हो सकता हूं और मैक्सिमम एस तक जा सकता हूं। तो ये तो मैंने आपको लिमिट्स लिख के दिखाई हैं, बाकी लिमिट्स आप लिखिएगा और देखिएगा कौन से वाले से आंसर जल्दी आता है। और कुछ चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज का सेशन काफी लंबा हो गया, मैं सोच रहा था इसको भी ब्रेक कर दूं, पर मैंने सोचा एक में कंप्लीट कर दूं। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर द सपोर्ट यू गाइस गिव मी, बट वी नीड मोर, हम थोड़े कमजोर हैं। आप अगर चाहते हैं कि हम इस क्वालिटी के वीडियोस और कंटेंट आपको यूट्यूब वगैरह पर दें, तो यू हैव टू शेयर, क्योंकि जब तक हमें उस चीज का सपोर्ट नहीं मिलेगा हमें पता नहीं लगेगा ऑडियंस को पसंद आ रहा है, और हम लोग भी व्यूज के हिसाब से समझेंगे कि भाई जो चीज दुनिया देख रही है उसी को हम बनाएंगे। तो मे बी यू गाइज वांट अनदर चैनल जिसमें हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं और PYQs वही चलाए जा रहे हैं, वही स्टैंडर्ड चीजें, तो मे बी इफ यू वांट दैट चैनल वी कैन बी दैट चैनल। बट इफ यू वांट अ चैनल जहां पे हम लोग एक अच्छे कंटेंट और एक अच्छी पढ़ाई की बात करें, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कई सारे व्यूज हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से आते हैं, तो अगर इफ यू आर फॉलोइंग आवर चैनल दैट क्लोजली, प्लीज सब्सक्राइब, आपका कुछ समय नहीं जाएगा, पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको आगे क्या चाहिए, आप जितना वोकल होंगे, जितना कमेंट्स में बताएंगे, टॉक अबाउट अस, हमारे बारे में बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, ग्रुप्स में बात कीजिए, फोरम्स में बात कीजिए, बताइए कि भाई देयर आर प्लेसेस जहां पे अच्छा प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है और हम लोग वो मजा आ रहा है। एंड इफ यू वांट टू कवर दिस होल, यू सपोर्ट अस बाय टेकिंग आवर कोर्सेज, हमारे कोर्सेज बहुत अच्छे से चल रहे हैं और आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज अच्छी अच्छी कोशिश ऐसी खत्म हो जाती हैं और चीजें मर जाती हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को ऐसे ही चलते रहने दीजिए और हमारी हेल्प कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।